बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस ग्रामीण गुरु के चैनल में। और मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई टॉपिक, एक नई चीज़ जो हमारे सामने आई है और जो आप आज हमारे भारत और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, साउथ जो एशिया है, उसकी जो दो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुल्क है भारत और नेपाल, इसके बीच जो कुछ गर्मा गर्मी और गर्माहट जो आप देख रहे हैं, इनके बीच जो संबंध है, उन संबंध में तो इसके ऊपर जो एक संधि हुई थी, जिस संधि की वजह से ही विशेष रूप से गर्माहट है आप देखने को आपको मिल रहा है। शायद बहुत सारे हमारे जो बंधु होंगे वो नहीं जानते होंगे कि भारत और नेपाल के बीच में क्या रिश्ता रहा है, किस प्रकार से ये जो रिश्ता है वो शर्तों में बदला गया था और किस प्रकार से ये समझौता हुआ था, संधि हुई थी। तो मैं इस पर आज एक चर्चा करना लाजमी समझा हूँ और ये बड़ा ही आवश्यक था आज का विषय, और मैं समझता हूँ कि ये विषय आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो इसको अंत तक जरूर देखेंगे, सुनेंगे, निश्चित रूप से अपने पड़ोसी मुल्क को समझने में और एक दूसरे को, केवल ये आप ही और हमारी बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे मुल्क को समझने में बड़ी आसानी होगी, हम लोगों को समझना चाहिए भी। तो सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो ट्रीटी हुई थी, ये जो संधि हुआ था, जो 31 जुलाई, जो भी 31 जुलाई आने वाला है, इसमें वर्षगांठ इसकी मनेगी, तो 31 जुलाई 1950 ईस्वी को भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी और ये संधि शांति और मित्रता की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये संधि तत्कालीन भारत के जो एम्बेसडर थे, राजदूत थे नेपाल में भारत की ओर से, जिनका नाम था चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, उनके बीच और उस समय के नेपाल के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे और जो कमांडर इन चीफ थे, जिनका नाम था मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा, उनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी। हालांकि ये ट्रीटी बहुत ही जल्द हुई थी, उस समय के कुछ तत्कालिक कारण रहे थे नेपाल के, तो इन तत्कालिक कारण के ऊपर हम फिलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए अगर हम जाते हैं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर हम किसी और वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज की जो परिदृश्य है भारत और नेपाल के बीच में, जो गर्माहट है, जो संबंध में एक कटुता आ गई है, जो खटापन आप देख रहे हैं विगत लॉकडाउन से लेकर और आज तक, जब से ओली सरकार आई है, आप ऐसा भी कह सकते हैं जब से ओली सरकार आई है तब से ये गर्माहट आप जो देख रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये 1950 की जो ट्रीटी रही है, संधि रही है, ये एक बड़ा अहम रोल निभा रहा है। और ये रोल जो है, जबकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भारत की ओर से जितनी शर्तें रखी गई थी, उन पूरी शर्तों पर नेपाल कभी भी खरा नहीं उतरा है। जबकि कहा यह गया था कि जितनी चीज़ें, जितनी सुविधाएं भारत द्वारा नेपाल के नागरिकों को दी जाएगी और दी जा रही है, आप ये भी जान रहे हैं, उतनी सारी चीज़ें नेपाल में भी भारतीय लोगों को दी जाएगी, जो कि बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज हैं और आपके सामने मैं इसको रख रहा हूँ, शायद आपको ये समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली वास्तविकता में ये संधि थी क्या और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया। तो संधि में 9 आर्टिकल्स रखे गए थे। ये संधि जो हुई थी, इसमें मुख्य रूप से 9 आर्टिकल्स रखे गए थे और 9 आर्टिकल्स में समान रूप से एक ही बात कही गई है और सबसे ज़्यादा प्रबल रूप से कही गई है, और वो ये कि दोनों देश एक दूसरे के शांति के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे, एक दूसरे से सलाह लेकर काम करेंगे। मोटा मोटी जो इसकी परफॉर्मा है, जो इसकी बातें हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी थी कि हम लोगों की जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा और बहुत घनिष्ठ रूप से लग रही हैं, जिसका बैरिकेड करना बहुत मुश्किल है। तो ये सीमाएं इसी प्रकार से रहेंगी और हम लोगों के बीच में जो मित्रता है, क्योंकि हम लोगों का जो सांस्कृतिक साझा हो रहा है, सांस्कृतिक जो लेन देन हम लोगों के साथ है, जो सांस्कृतिक विनिमय हम लोगों का होता है, बेटी रोटी का जो संबंध है, वो इस प्रकार से अनवरत चलता रहेगा। भारतीय नागरिक नेपाल में जाके अपनी संपत्ति खरीद सकता है, वहाँ पे कारोबार स्थापित कर सकता है। नेपाल के नागरिक भी उसी प्रकार से भारत में कारोबार कर सकते हैं, अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इनके बीच में किसी प्रकार की कोई
पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा वगैरह की कोई चर्चा इसमें नहीं होनी है। ये सब कुछ मुख्य शर्तें थीं। साथ ही साथ शांति व्यवस्था के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, नेपाल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल भारत के लिए एक अहम मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर भी भारत ने स्पष्ट रूप से नेपाल के बीच जो उस समय संधि जो हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से ये बात रख दी थी कि भारतीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेपाल का यह कर्तव्य बनता है कि नेपाल भारतीय सुरक्षा को अपना मुद्दा बनाए, अपनी सबसे जो विकास के मार्ग में हो, चाहे उसकी अपनी सुरक्षा के मामले में हो, वो सर्वोपरि रखे। इसमें एक बात और भी कही गई थी कि किसी भी स्थिति में जब कोई भी जो विपन्स होता है, जो हथियार होती हैं, वो सारी चीज़ें भारत से बिना पूछे, भारत के बिना संज्ञान, पूछने का मतलब संज्ञान, बिना भारत के संज्ञान के वो नहीं खरीदेंगे। लेकिन 2 साल के बाद ही उस समय के तत्कालीन जो राजा थे महेंद्र सिंह ने उसको निरस्त कर दिया और धीरे धीरे बहुत सारी जो इसमें कंडिकाएं थी वो अपने आप जो है नेपाल सरकार, नेपाल के राजशाही जो परिवार थे, उन्होंने इसको धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि कोई भी भारतीय वहाँ की नागरिकता जल्दी नहीं ले सकते, जबकि ये बात थी उस समय 1950 की संधि में। यह बात स्पष्ट की गई थी कि भारतीय लोगों को नेपाली नागरिकता मिलनी चाहिए, मिलेंगी। तदनुसार नेपाली लोगों को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है, जो कुछ उसमें शर्त थी, उस शर्त के अनुसार। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारतीय वहां पर बिजनेस तो कर सकते हैं, वो भी खुले रूप से नहीं कर सकते हैं वहां, जबकि उनको बिजनेस करने की छूट है, वहां पे उनको जमीन खरीदने की छूट है, लेकिन वो खरीद नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो कही गई थी, जो संधि की शर्तें थी, संधि की मुख्य बातें थी, उन पर आज भी नेपाल अमल नहीं कर रहा है। और कल भी नेपाल ने अमल नहीं किया, बल्कि उसके ठीक इतर, हालांकि ये बिल्कुल सही बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि उस समय नेपाल चूंकि राजशाही तंत्र के हिसाब से चल रहा था और उसके बाद नेपाल में लोकतंत्र हुआ, तो लोकतंत्र के हिसाब से ये सारी ट्रीटी फिर से जो है पुनर्व्यवस्थित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं उन मुद्दों को स्पष्ट रूप से रखने में कोई हर्ज नहीं है। जो कुछ मुद्दे हैं नेपाल की ओर से और भारत की ओर से, विशेष रूप से मैं आपको ये बता दूं कि नेपाल के जो पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं उनको ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं है। हालांकि ये सब चीजें मैक्सिममली तराई के लोगों को ध्यान में रखकर ही की गई थी। तो तराई की जनसंख्या नेपाल की और जनसंख्या से कई गुना अधिक है, ये आप भी समझ रहे हैं। और यहीं से नेपाल की सारी चीजें, सारी गतिविधि जो है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित होती है, चलती हैं। लेकिन फिर भी नेपाल के अंदर की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी इसके अनुकूल नहीं है। तो ये जो जितनी भी इसमें बातें बताई गई हैं वो सभी की सभी आज सिरे से इसका विरोध किया जा रहा है। और विरोध ही नहीं की जा रही बल्कि इसकी पूरी पटकथा लिखकर तैयार हो चुकी है, जिस पर केवल बस अंतिम मुहर लगना शेष है। तो मेरी यह अपनी सलाह है भारतीय गवर्नमेंट को कि इस पर सचमुच में एक बार ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, जिससे कि सारी स्थितियां अपने आप क्लियर हो जाए, ताकि न तो किसी के मन में कोई रोष रहे और ना इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की जो क्रियाकलाप जो आज हो रही हैं, बंदी है, ये है, वो है, विरोध है, प्रदर्शन है, ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएं। और ये खत्म होने की आवश्यकता आज के समय में है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ आसानी से अपना व्यापार कार्य वगैरह सुचारू रूप से करते रहें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेपाल के साथ भारत के जो लोग हैं उनका एक प्रत्यक्ष संबंध है, जिसको भारतीय सरकार को अमल में रखना चाहिए और इसको रखकर ही आगे की ओर मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। तो आज का वीडियो मुख्य रूप से मैं 1950 की जो संधि थी, जो मित्रता और शांति की जो संधि कही जाती है, मैं फिर एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगा कि फिर यहाँ पर हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्रीमान नेहरू जी महोदय, उनकी फिर यहाँ एक बड़ी चूक हुई थी और उसी चूक का खामियाजा नेपाल भी भुगत रहा है और इंडिया भी भुगत रहा है। क्योंकि आज भी भारतीय सरकार की स्पष्ट नीति नेपाल के प्रति नहीं है, जबकि नेपाल भारत सरकार के लिए, भारतीय सुरक्षा के लिए और भारतीय भौगोलिक स्थिति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आज हमारी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि नेपाल के विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा योगदान है, एक बड़ा अंश नेपाल के विकास में भी जाता है, लेकिन उन सबके परे सिंपल सा एक मैं उदाहरण दूंगा। एक साधारण उदाहरण है कि आप अपने घर में, आपके घर में 4-5 सदस्य है और किसी एक सदस्य को आप खाना दो और खाना देने के साथ अनमने ढंग से खाना दो, या खाना देने के साथ कुछ उसको सुना दो, या बगल से कुछ उसको इस प्रकार का कटाक्ष कर दो कि उसको बुरा लगे, तो वो कब तक आपका इस प्रकार का खाना खाएगा? वो तभी तक खाएगा जब तक कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं आ जाता है। जैसे ही दूसरा विकल्प आएगा वो आपका प्रतिकार करेगा, आपका खाना वो नहीं लेगा या मना कर देगा। ठीक इसी प्रकार से आज नेपाल और भारत की स्थिति बनी हुई है। नेपाल को भारत ने समझा कि मैं जब तक इसकी सहायता नहीं करूंगा ये किसी और से सहायता ले नहीं सकता है, लेकिन ये भूल गया भारत कि बगल में उसके चीन है और चीन ने तिब्बत तक अपनी पैर पसार रखी है। फिर यहाँ पर चूक हुई हमारे तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्रीमान नेहरू जी महोदय, उनके द्वारा फिर चूक हुई। तिब्बत की घटना जो जिस पर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो ये तिब्बत की जो स्वायत्तता थी उसको छोड़कर इन्होंने शांति का जो मार्ग अपनाया। इस शांति के मार्ग से आज तक ये भारत जूझ रहा है और उसी के कारण आज मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत, बुरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो आमूलचूल परिवर्तन भारतीय सुरक्षा को लेकर घटित जो कुछ भी घटना हो रही है वो उसमें ये योगदान निभा रहा है, अपना रोल निभा रहा है। मैं स्पष्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि स्पष्ट करने से कुछ लोगों को, जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, उनको कुछ कठिनाई हो सकती है, उनको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें उस समय की देन है जबकि ऐसी कोई स्थिति, कोई परिस्थिति नहीं बनी थी जिसमें यह कहकर छोड़ दिया जाता इन सब सारी चीज़ों को कि भाई नहीं, हमारी अपनी आपस की जो स्थिति है वो इसके अनुकूल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, हमारे पास सारी चीज़ें थी जो उस समय की चीन की जो सेना है उससे लड़ सकती थी। ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमारे जो पास है, हमारी जो पूंजी है, वो हमारी राष्ट्रवादिता है, हमारी राष्ट्रभक्ति है और हमारे अंदर जो जोश है वो सबसे बड़ी शक्ति हमारी पहले से भी रही है और आज भी है। तो हम उस पॉइंट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी यह है कि जिस प्रकार से तिब्बत को छोड़ दिया गया और तिब्बत एक नासूर बनकर चीन के साथ मिलकर, या चीन उसको अपने अधीन करके और वो बढ़ता गया, उसकी जो क्षेत्र विस्तार की, साम्राज्य विस्तार की जो नीति उसकी रही है, उस नीति के तहत वो आकर नेपाल तक सट गया और नेपाल की यह मजबूरी बन गई कि कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहना नहीं चाहता है। ये मानव प्रकृति है, मानव वृत्ति कहिए इसको, मनोवृत्ति कहिए। तो इस प्रकार की मानव मनोवृत्ति के अधीन होकर कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का तो करेगा ही, ये लाजमी है। तो इसी प्रकार से नेपाल भी जाकर चीन के साथ अपनी संधि की, चीन के साथ वो अपना सटा और चीन के साथ सटने के कारण जो स्थिति बनी भारत की, वो भारत के लिए सिरदर्द बनता चला गया और स्थिति यह आ गई कि भारत की सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा डिपेंड नेपाल पर करना शुरू हो गया। जिस प्रकार से माओवादी और पाकिस्तान की ISI कंपनी, ये सारी जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सब नेपाल के मार्फत भारत में प्रवेश करने के लिए आतुर होती रही और आती रही हैं। आपको याद होगा कि बहुत पहले, और अब तो खैर इस पर थोड़ी सी लगाम लगी है, लेकिन लगभग 2-4 साल 5 साल पहले स्थिति यह थी कि नेपाल के रास्ते भारत में बहुत प्रकार के अवैध धंधे हुआ करते थे और इसी के कारण भारत आंतरिक रूप से खोखला हो गया था। और तो और पाकिस्तान भी अपना अड्डा और अपनी शिकंजा नेपाल के ऊपर अच्छी तरीके से कस चुका है। चीन तो खैर अपना सब कुछ बना ही चुका है। तो ये सब कहीं ना कहीं उस चीज़ की देन है, उस सोच की देन है जो उस समय दूरदर्शिता दिखा ना पाई। अगर वो दूरदर्शिता दिखाई होती
वो चीज़ आज अगर दिख गया होता तो नेपाल की या ना तो नेपाल की यह स्थिति होती और ना नेपाल के कारण भारत की यह स्थिति बनती। तो 1950 की संधि मैं ये कहूँगा कि नेपाल की ओर से, नेपाल राजशाही की ओर से एक ज़बरदस्ती की संधि थी और ये ज़बरदस्ती की संधि आज नासूर बनकर दोनों देशों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो इस पर एक बार फिर से चर्चा होना और इसको सुव्यवस्थित ढंग से रिटेन करना बहुत जरूरी है आज के इस माहौल में, और तभी जाकर दोनों देश की जो आंतरिक सहायता, आंतरिक सुरक्षा है और आंतरिक जो विकास है वो प्रफुल्लित होगी, आगे बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं कि जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है बहुत नटशेल में बताया है, मैं बहुत डीपली नहीं गया हूं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जानकारी में निश्चित रूप से यह वृद्धि देगा, लाभकारी होगा आपके लिए, और आने वाले जो समय में कुछ विरोध आप देखने वाले हैं उन विरोधों पर आपकी जो दृष्टि है वो पैनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।